बाज लोग जो है बार बार पूछते हैं कि मियां साहब क्यों नहीं आ रहे। मेरा ख्याल है हम इस किस्म का रिस्क जो है ना, जब तक वो जीरो पे ना आ जाए तब तक ये रिस्क नहीं लेंगे। मियां नवाज शरीफ को तो इन्होंने अपील का हक भी नहीं दिया था, और मगर इमरान खान के पास 2 अपील के हक हैं। अगर उसको सजा हुई है वो हाई कोर्ट में भी जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। इमरान इसको मियां नवाज शरीफ के ऊपर इन्होंने तमाम जो है इंसाफ के दरवाजे बंद कर दिए, और ये लोग इनमें इतनी हया, ये अभी भी इतनी जुर्रत है कि ये ऐसी बातें करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। ख्वाजा आसिफ का बयान आपने सुना। नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक ज़राए ने जियो न्यूज़ को तस्दीक की है कि वो सितंबर के वस्त में पाकिस्तान वापस आएंगे। ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ के वकला ने उनकी वापसी के लिए कानूनी दिफा की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक ख्वाजा आसिफ का बयान है कि सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट से मुतालिक फैसले का नवाज शरीफ पर कोई असर नहीं होगा। नवाज शरीफ इलेक्शन एक्ट में की जाने वाली तरमीम के मुताबिक 5 साल की नाअहली की सज़ा पूरी कर चुके हैं। ताहयात नाअहली का कानून अब ख़त्म हो चुका है। जब तक गिरफ्तारी का रिस्क ज़ीरो ना हो जाए हम नवाज शरीफ की वापसी का रिस्क नहीं लेंगे, ये भी कहा उन्होंने। और कहा कि हम यकीनी बनाएंगे जब मियां नवाज शरीफ वापस आएँ तो किसी के दिल में उनके खिलाफ बुग़्ज़ ना हो और कोई उनके साथ स्कोर सेटल करने की कोशिश ना करे। गुज़श्ता रोज़ सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने पैगाम में कहा कि इंसाफ के लिए ज़रूरी है कि फ़रीक़ैन को सुना जाए, क्योंकि जिस मुल्क में इंसाफ ना हो वो तितर बितर हो जाएगा। इस पर ख्वाजा आसिफ ने रद्द अमल में कहा कि इंसाफ के लिए दूसरे फरीक को सुनना लाजमी है, मगर नवाज शरीफ को तो अपील का मौका भी नहीं दिया गया। इमरान खान तो हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। नवाज शरीफ के लिए तमाम दरवाजे बंद कर लिए गए। हम नवाज शरीफ के साथ होने वाली ज़्यादतियों का अजाला चाहते हैं। आज पैनल के सामने हम जो सवाल रखेंगे वो ये है कि क्या ख्वाजा आसिफ का ये बयान दुरुस्त है। पैनल में आज हमें ज्वाइन करें सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब, रीमा उमर साहिबा, इरशाद भट्टी साहब, एजाज सैयद साहब। रीमा, आपसे आगाज़ करेंगे। एक तो पहला सवाल कि क्या ख्वाजा आसिफ का बयान दुरुस्त है, और साथ ही ऐड कर दीजिएगा कि क्या नवाज शरीफ को वापसी के बाद कानूनी मसाइल पैदा हो सकते हैं। जी शुक्रिया मुबशर। 2 डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं सवाल के। पहले तो कानूनी, उसमें नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी मुख्तलिफ तरह की डिस्क्वालिफिकेशंस थी। पहले उनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन थी वो थी जो पैनामा जजमेंट, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में ये कहा कि वो सादिक और अमीन नहीं रहे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ही उसको इंटरप्रेट किया कि ये जो प्रोविजन है इसका मीनिंग ये है कि आप ताहयात नाअहल हैं और आप वापस सियासत में, आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं आ सकते। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ही एक और जजमेंट में ये फैसला किया कि आप कोई पार्टी हेड या पार्टी की इस तरह की अहम पोजीशंस भी नहीं रख सकते। अब ये जो इलेक्शंस एक्ट में तरमीम हुई है उस पे वाजे कर दिया गया है कि जहां मुद्दत आइन में नहीं दी गई डिस्क्वालिफिकेशन की, उसमें वो मुद्दत होगी 5 साल। तो वो जब तक ये कानून इन फोर्स है, और मुझे मालूम नहीं है, शायद एजाज को मालूम हो कि क्या ये चैलेंज हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, क्या जो पिटिशन है उसको एडमिट कर लिया गया है फॉर हियरिंग, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट इसको स्ट्राइक डाउन नहीं करती तब तक ये इन फोर्स है। तो 62(1)(f की डिस्क्वालिफिकेशन का मामला ज्यादा आसान है। लेकिन नवाज शरीफ जो है वो 2 केसेस में कन्विक्टेड भी हैं, और जब तक वो कन्विक्शंस इनफोर्स रहती हैं तो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन भी इनफोर्स रहती है। तो ख्वाजा आसिफ का ये कहना कि वो तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक वो गिरफ्तार होने का 0% चांस हो, तो ये मुझे नहीं समझ आ रही कैसे होगा, क्योंकि उन्हें अपनी जो कन्विक्शंस है उन्हें अपील करना पड़ेगा। अगर वो ओवरटर्न हो जाती हैं अपील में तो फिर डिस्क्वालिफिकेशन भी खत्म हो जाएगी, लेकिन इवेंचुअली उन्हें यहाँ आके लीगल प्रोसेस का हिस्सा बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि उनके लिए लाल कालीन बिछाए जाएं और उनके आने से पहले ही उनकी कन्विक्शंस खत्म हो जाएं, ऐसा नहीं मुमकिन। तो ये है नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन का मामला। दूसरा जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की कि सुप्रीम कोर्ट अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में जो लोगों को डिस्क्वालीफाई करती है, उससे हमारे आइन में एक बहुत अजीब सी सिचुएशन पैदा हो गई है जिसका असर डायरेक्टली हमें पॉलिटिक्स पे भी नजर आता है। अब ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि इमरान खान साहब की कन्विक्शन एक ट्रायल कोर्ट ने की है, उनके पास अपॉर्चुनिटी है कई अपील्स की, और अगर वो जो कंसर्न्स है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रेज कर सकते हैं, जाके सुप्रीम कोर्ट में भी रेज कर सकते हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में 184(3) के तहत डिस्क्वालीफाई करती है, ये कह के कि आप
हैं, आप ईमानदार नहीं हैं, तो फिर जिस शख्स के ऊपर ये तोहमत लगा दी जाती है और उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, उसके पास कोई एवेन्यू नहीं रहता। जो रिव्यू का एक एवेन्यू है वो इतना महदूद है कि उसको आप एक इफेक्टिव या मीनिंगफुल रिड्रेस नहीं कह सकते। इसलिए ये जो कानून साजी हुई थी 184(3) के तहत जो सुप्रीम कोर्ट मुकदमे सुनती है, उसमें रिव्यू का जो एम्बिट है वो बढ़ा के अपील की तरह बना दिया गया था। ये एक बहुत अहम कानून था, क्योंकि मुबशर सिर्फ नवाज शरीफ साहब नहीं है या जहांगीर तरीन साहब नहीं है, ये एक मामला ऐसा है जो हम सबको इफेक्ट कर सकता है। आपको याद होगा कई साल पहले पीसीओ जजेस का मामला था। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट के तहत ये कह दिया था कि वो सब जजेस ही नहीं रहते, और फिर क्योंकि 184(3) में उन्हें पार्टी नहीं बनाया गया था, दर्जनों जजेस थे, तो वो रिव्यू भी नहीं कर सकते थे, उनको अपील का हक भी नहीं था, तो एक तरह से उन्हें डिसमिस कर दिया गया 184(3) के तहत एक जजमेंट से, और उनके पास कोई एवेन्यू ही नहीं रहा कि वो कहाँ जाके अपनी बात भी कर सके। तो ये मामला हम सबका है, क्योंकि जब आइन में ओरिजिनली 184(3) डाला गया था, उसका जो दायरा कार था वो इतना एक्सपेंसिव नहीं था। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक के बाद एक जजमेंट के जरिए उसका दायरा कार इतना एक्सपेंसिव कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसले भी करती है कि चीजों की कीमत कितनी होनी चाहिए, कि डैम फंड बनना चाहिए, कि कौन सादिक है, कौन अमीन है। ये सब चीजें जो है ये सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में अब इनके फैसले कर रही है। ये ओरिजिनली इंटेंडेड नहीं था, और सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो नोटिस भी ले रही है, जिसमें कोई पिटिशनर नहीं है, कोई लेटर तक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट खुद ये फैसला करती है, बल्कि चीफ जस्टिस फैसला करते हैं कि उन्होंने ये केस लेना है, और उसके बाद इतनी आप जो है इस तरह की जजमेंट्स आ जाती हैं और उसके पास आपके पास अपील का हक नहीं होता। तो सुप्रीम कोर्ट ने, अफसोस की बात है कि जो जजमेंट आई फ्राइडे को, उसमें उन्होंने एक्नॉलेज ही नहीं किया कि उन्होंने खुद अपनी जूरिस्प्रूडेंस के तहत किस तरह जो आइन का एक बैलेंस था, एक इक्विलिब्रियम था, उसको तबाह कर दिया है। क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ही जो है वो चीफ जस्टिस नोटिस भी ले सकते हैं, वही बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, वो फैसला दे दें, उसके पास आपके पास कोई एवेन्यू ही नहीं है कि आप कहाँ अपील कर सकें। तो अब मुझे नहीं मालूम कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो किस तरह आगे जाके जजेस इस फैसले को देखते हैं, क्योंकि हमने देखा है पहले भी, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरफ से ही ये तहफ्फुज़ात एक्सप्रेस हुए उनकी जजमेंट्स में, उनके सेपरेट ओपिनियंस में, कि 184(3) का गलत इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स और ऑर्डर्स पे रिव्यू पे जजमेंट आई है, इसमें तो लगता है कि ये जो 3 जजेस बेंच पे थे, उन्हें तो कुछ इश्यू नहीं लग रहा 184(3) के तहत। वो तो कहते हैं हम फेयर ट्रायल देते हैं और रिव्यू का हक जो है वो काफी है। तो ये बहुत ही अजीब सी सिचुएशन है, और मैं कहूंगी कि ये रूल ऑफ लॉ या सेपरेशन ऑफ पावर्स या जो इंसाफ के तकाजे हैं वो पूरे नहीं करती जिस सिचुएशन में हम आज हैं। साफ़ी साहब, जो रीमा बात कर रही हैं उसमें भी आप कुछ ऐड करना चाहें, और साथ ही साथ ख्वाजा आसिफ का बयान हम डिस्कस भी कर रहे हैं, जो उन्होंने कहा है कि जब तक गिरफ्तारी का रिस्क ज़ीरो ना हो जाए हम नवाज शरीफ की वापसी का रिस्क नहीं लेंगे। तो ये रिस्क ज़ीरो कब होगा आने वाले वक्त में? देखिए, ख्वाजा आसिफ के बयान को अगर 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए, एक हिस्सा वो जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अदालत के ज़रिए नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती की गई, दूसरा हिस्सा वो कि आरिफ अलवी के बारे में उन्होंने जो कुछ कहा है, और तीसरा नवाज शरीफ साहब की वापसी के बारे में। तो जो पहला हिस्सा है वो तो बिल्कुल दुरुस्त है कि नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती की गई, उनसे अपील के हक 2 हक छीने गए, उनके लिए अदालतें मैनेज करवाई गई, और फिर उनके लिए सुप्रीम कोर्ट वो ट्रायल कोर्ट बन गया। ये सारी चीज़ें तो, या फिर अगर जज अरशद मलिक की सूरत हाल को देख लें, या फिर ख़ुद जस्टिस सिद्दीकी साहब के बयान को अगर देख लें, तो ये तो बिल्कुल अब हर किसी को पता है कि उनके साथ ज़्यादती हुई, और फिर उसके ऊपर ज़्यादती ये की गई, ज़्यादती के ऊपर ज़्यादती कि उनको ताहयात नाअहल किया गया। ये बात तो ख्वाजा आसिफ साहब की दुरुस्त है। दूसरा जो आरिफ अलवी साहब के बारे में भी उन्होंने कहा है वो भी बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि आरिफ अलवी साहब जो आज मुफाहमत और उसकी माफ़ी की बातें कर रहे हैं, तो ये जो पोलराइज्ड कल्चर है पाकिस्तान के अंदर,
इसको आम करने में आरिफ अलवी का हिस्सा किसी और से अगर ज़्यादा नहीं तो कम नहीं होगा। आप धरनों के दौरान उनका किरदार देखें, किस तफाखुराना अंदाज में वो इमरान खान को ख़बर दे रहे हैं कि जी हमारे लोग पीटीवी में घुस गए हैं। उनके बेटे, उन्होंने अपना सोशल मीडिया सेटअप बनाया था और ये गालम गलूज ब्रिगेड में उनके बेटे सर-ए-फ़हरिस्त थे। फिर वो पाकिस्तान के सदर एक रोज़ के लिए भी नहीं बने, बल्कि वो इमरान खान के एक अदना कारकुन के तौर पर एक्ट करते रहे। उनके ख़िलाफ़ अगर जस्टिस फाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ इंतकामी रेफरेंस भेजा गया तो उसने बग़ैर सोचे समझे उसको आगे फॉरवर्ड किया। उनके ख़िलाफ़ अगर बिलों के और आर्डिनेंसेस के अंबार भेजे गए जो इंतकाम पे मबनी होते थे तो उन्होंने उसको आगे भेज दिया। तो ये जो इंतकाम का कल्चर है और ये जो दो नंबरी का कल्चर है और ये जो पोलराइजेशन का कल्चर है, उसमें आरिफ अलवी ने इमरान खान से की तरह बराबर हिस्सा अदा किया। इसलिए ख्वाजा आसिफ की ये बात भी ठीक है कि अब उनको इस तरह की नसीहतें करना वो ज़ेब नहीं देती। लेकिन जो तीसरा हिस्सा है नवाज़ शरीफ के वापसी का, उस पर मैं उनकी बात से मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ, क्योंकि नंबर वन, अगर कोई यहाँ इस मुल्क पे सियासत करते और अपने आप को लीडर कहता है तो उसको फिर जेल से नहीं घबराना चाहिए उनको। और नवाज़ शरीफ ने माजी में अगर ऐसा किया है तो अब वो क्यों नहीं करते, जबकि ख़ुद उनके भाई की वज़ारत उज़्मा 1.5 साल तकरीबन इस मुल्क में वो चलती रही। नंबर 2, वो बीमारी की बुनियाद पे गए थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह वो सेहतमंद है, तो उनके पास ना आने का कोई अखलाकी जवाज़ नहीं है। नंबर 3, वो अदालत से ठीक है जिसने मैनेज किया जो कुछ भी किया, लेकिन इस ज़मानत पे गए थे कि वो तंदुरुस्त होकर पाकिस्तान वापस आएंगे। तो ये पाकिस्तान के अंदर जब एक तरफ आप अपने आप को इनकलाबी लीडर कहें और दूसरी तरफ आप ये कहें कि नहीं, आप अपने लिए हर किस्म के ख़तरे को वो ज़ीरो लेवल पे लाएंगे तो तब पाकिस्तान में आएंगे, ये रवैया किसी पॉलिटिकल लीडर के शायद निशान नहीं है। और मेरे ख़्याल में उनके ना आने का और लंदन में क़याम का उनकी पार्टी को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और ख़ुद उनके अखलाकी साख को भी बहुत नुकसान हुआ है। इस हवाले से जो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। अगर वो लीडर हैं तो उनको इन सारी चीज़ों को एक तरफ रख के अपने वादे के मुताबिक सेहतयाब होते ही पाकिस्तान आ जाना चाहिए था। सही। एजाज़, आप क्या कहेंगे, क्या नून लीग का हिसाब बराबर करने का मुतालिबा आपको ठीक लगता है और आप सदर की एडवाइस को ओवरऑल कैसे देख रहे हैं? मैं इस सारे मामले को एक और हिस्टोरिक पस मंज़र से भी बयान करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, आपको याद होगा कि नवाज़ शरीफ साहब पहले जो जलावतन हुए थे वो मुशर्रफ साहब के दौर में हुए थे और फिर 14 जुलाई को 2006 को एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ और उसके बाद बेनज़ीर साहिबा ने आने का ऐलान किया। तो उससे पहले 10 सितंबर को इत्तफाक की बात है, उस वक्त 20 सितंबर में ही नवाज़ शरीफ साहब वापस आए थे। 10 सितंबर 2007 को नवाज़ शरीफ साहब वतन वापस आए थे और वो डिफेंस में आए थे, यानी कि उस वक्त की जो फौजी इस्टेब्लिशमेंट थी, मुशर्रफ साहब उस वक्त सरबराह थे, इस वक्त जो तमाम चीज़ें थी उस वक्त वो मुशर्रफ साहब के हाथ में थी, तो वो डिफेंस में वो आए थे पाकिस्तान के अंदर और उनको 10 सितंबर 2007 को उनको वापस भेज दिया गया था सऊदी अरेबिया। फिर वो 10 दिन के बाद 20 सितंबर को वापस सऊदी अरब ने भी उनको लेने से इनकार कर दिया था, क्योंकि पहले मुशर्रफ साहब के साथ जो अंडरस्टैंडिंग थी वो मुशर्रफ साहब ने ही ना की थी कि उनको इजाज़त दी जाए लंदन जाने की। तो खैर 20 सितंबर को नवाज शरीफ साहब वापस आ गए थे, लेकिन वो डिफेंस थी, यानी कि हुकूमत नहीं चाहती थी कि नवाज शरीफ साहब आए और नवाज शरीफ साहब आ रहे थे। और अब जो नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं वो बाकायदा एक अंडरस्टैंडिंग और एक डील के तहत वापस आ रहे हैं, किसी डिफेंस में वापस नहीं आ रहे। गो कि उनका जाना भी एक डील था, वो जो डील है वो रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है कि किस तरीके से इमरान खान जो हैं उन्होंने और उनके नीचे उस वक्त के उनके ISI चीफ जनरल फैज़ हमीद और उनके बाकी जो साथी थे उन्होंने नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजा था
और नवाज शरीफ साहब खुद गए थे बाहर, खुद गए थे, ये डील ही थी, एक अंडरस्टैंडिंग ही थी, और इस अंडरस्टैंडिंग पर जो मोहर सब्त की थी वो हमारी अदलिया ने मोहर सब्त की थी। अब वो वापस आ रहे हैं तो किसी डिफेंस में नहीं आ रहे, अब यहाँ पर उनके लिए राह हमवार कर दी गई है। अब एक स्मूथ ट्रांजिशन की वो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। यस, एजाज आप कह रहे हैं राह हमवार हो गई है, लेकिन ख्वाजा आसिफ तो कह रहे हैं कि जो उम्मीद की जा रही है गिरफ्तारी का रिस्क जीरो जब तक नहीं होता तो राह हमवार फिर कैसे होगी? मैं वो बताता हूं कि देखें, नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान वापस आने का जो फैसला किया है, या जब भी वो आएंगे वो 16 सितंबर के बाद आएंगे। अभी जो इब्तदाई तारीख दी जा रही है वो 22 सितंबर दी जा रही है। 16 सितंबर क्यों? 16 सितंबर के बाद इसलिए आएंगे कि आपको पता है हमारी आला अदलिया में तब्दीलियां आ जाएंगी। वो एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि जो नई अदलिया आएगी वो उनको रिलीफ देगी, लेकिन क्या रिलीफ का जो अमल है वो 1 दिन में या 6 दिन में या 4 दिन में पूरा होगा? मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी जल्दी होगा। ये एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि जब तक अदालतें लिख कर ना दे दें कि नवाज शरीफ साहब जेल नहीं जाएंगे, उस वक्त तक मियाँ साहब नहीं आएंगे। लेकिन एट द सेम टाइम बात हकीकत ये है कि नवाज शरीफ इस वक्त एक डील के तहत, एक अंडरस्टैंडिंग के तहत ही वापस आ रहे हैं। उन्होंने कोई डिफेंस नहीं की। और आपको एक और खबर भी देता जाऊं, नवाज शरीफ साहब जब 19 नवंबर 2019 को, आज से तकरीबन 3 साल और 8.5 माह पहले गए थे बरतानिया, तो उस वक्त वो बड़े बीमार थे। गवर्नमेंट ने भी कहा वो बीमार है, इन्हें जाने दिया। फिर जब वो ठीक हो गए, अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी करने लग पड़े, तो इनको 2-3 इनके पार्टी रहनुमाओं ने मशवरा दिया था कि आप फौरी तौर पे वतन वापस आएं। आप की जो बात है वो आपकी अदलिया सुनने पर मजबूर होगी, आप आएं और आके अपनी गिरफ्तारी दे दें। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने एट दैट टाइम ये काम नहीं किए, उन्होंने इंतजार किया। वो वक्त अब गुजर चुका है, अब डिफेंस का वक्त गुजर चुका है। अब एक अंडरस्टैंडिंग और डील का मामला है। पहले नवाज शरीफ साहब, एक सेंटेंस पहले नवाज शरीफ साहब नाम लेते थे, आपको याद है, वो कहते थे कि जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद, उन्होंने जलसों में नाम लिए कि जिम्मेदार है। अभी वो कहते हैं कि जी अदलिया जिम्मेदार है। ठीक है, अदलिया ने भी एक रोल प्ले किया है। तो अब जिनका पहले नाम लेते थे उनके साथ दोस्ती हो गई है, और एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी दोस्ती हो गई है, और अब वो आ रहे हैं और एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि अदलिया भी उन्हें क्लीन चिट दे देगी। सही, ये सब कैसे पॉसिबल होगा इरशाद भट्टी साहब? और साथ ही ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बयान दिया है वो तो ये कह रहे हैं कि हम यकीनी बनाएंगे कि जब मियाँ नवाज शरीफ वापस आएँ तो किसी के दिल में उनके खिलाफ बुग़्ज़ ना हो। और साथ ही साथ एक और उन्होंने इंपॉर्टेंट बात की है आरिफ अलवी साहब के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए, उन्होंने कहा है कि इंसाफ के लिए दूसरे फरीक को सुनना लाजमी है, मगर नवाज शरीफ को तो अपील का मौका ही नहीं मिला था। जनाब स्पीकर, कितने खुश नसीब हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मेरे महबूब कायद के। कभी वो यूरोप होते हैं, कभी लंदन होते हैं, कभी दुबई होते हैं, कभी सऊदी अरब होते हैं, और हम यहाँ उनके गम में मरे मरे जा रहे हैं। उनकी अपीलें ना मिलने के गम में मरे मरे जा रहे हैं, उनकी वापसी के गम में मरे मरे जा रहे हैं, उनकी बीमारियाँ गिनवा गिनवा के खुद बीमार हो गए हैं। जनाब स्पीकर, कभी हमने उन हज़ारों कैदियों की तो बात नहीं की जो जानवरों से बदतर ज़िंदगियाँ जेलों में गुजार रहे हैं, और जिनमें से काफ़ी ऐसे भी हैं जो बेगुनाह हैं। जनाब स्पीकर, डील करके, हमेशा डील करके, कभी जद्दा कभी लंदन जाने वाले नवाज शरीफ साहब, ख्वाजा आसिफ साहब फरमा चुके हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की मदद से नवाज शरीफ बाहर गए। मतलब वो मेडिकल रिपोर्टों पर नहीं गए, उनको सडन डेथ का ख़तरा नहीं था। वो 12 बीमारियां, 17 दवाइयां, 7 स्टंट, 3 हार्ट सर्जरीज और प्लेटलेट 16,000 पर, और फिर एक दिन भी अस्पताल नहीं, एक दिन भी बाकायदा इलाज नहीं, और उसके बाद वहाँ बैठकर उन्होंने हुकूमत गिराई और पूरा मुल्क चलाया। जनाब स्पीकर, ज़ीरो रिस्क, गिरफ्तारी का रिस्क और ज़ीरो रिस्क। अब ये ज़ीरो रिस्क जो है, ये रिस्क फ्री डीलिंग करने वाले नवाज शरीफ साहब खुद एक्सप्लेन करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि अदलिया अब तैयार तो हो चुकी होगी कि लिख के भी दे देते हैं स्टाम्प पेपर पर। 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, वो भाई की गारंटी पर गए थे, 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर ही हम लिख के देते हैं कि आ जा के तेनू अखियां उड़ीक दियां, दिल वाजा मारदा, आ जा परदेसिया तेनू वास्ते ही प्यार दा। जनाब स्पीकर, लीगी सियासतदान पिछले तकरीबन 3.25 सालों में मेरे सामने टीवी प्रोग्रामों में 170 मरतबा नवाज शरीफ साहब के आने की, मेरे महबूब कायद की तारीखें दे चुके हैं, आने की खुशखबरियां सुना चुके हैं, मगर वो वापस नहीं आए।
इन 170 मरतबा में से 70 मरतबा जनाब जवेद लतीफ़ साहब ने तारीखें दी, जिनके बारे में शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि उन्होंने तो अपनी साख ही ख़राब कर ली ये तारीखें दे देकर। और जनाब स्पीकर, यहाँ पूछना ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब से जवेद लतीफ़ साहब को और कोई काम नहीं है इस बात के अलावा, सिर्फ ये हाउस ऑफ शरीफ के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं, तवाफ़ करते रहते हैं। और नवाज शरीफ साहब जनाब स्पीकर बाकायमी होशो हवास में हैं, वो साफ़ियों से मिलते रहते हैं। वो खुद क्यों नहीं कहते कि मैं कब आ रहा हूँ, मैं क्यों नहीं आ रहा, मैं किस वक्त आ रहा हूँ, मुझे कौन लिख कर दे, उमर अता बंदयाल जाएगा, फायज ईसा आएगा, या अदलिया जो 15 रुकनी बेंच बैठे हैं जज सुप्रीम कोर्ट में वो लिख कर दें, या फलां स्टाम्प पेपर पर दें, या मुझे लेने के लिए कोई फलां आए मेरी, या लाख लोग आएँ, तो कोई ऐसी बताएं तो सही ताकि हम उसके लिए कोशिशें करें जनाब स्पीकर। अच्छा, ये हर रोज़ ये क्यों तरीक़ें देते हैं जब नवाज शरीफ मौजूद है, उनकी बेटी मौजूद है, उनका भाई मौजूद है, उनका भतीजा मौजूद है, भाई ने भी एक खैर डेट दे दी है चलो, लेकिन नवाज शरीफ साहब को खुद कहना चाहिए कि जनाब स्पीकर कि मैं कब आ रहा हूँ, नहीं आ रहा। अच्छा, दूसरा मैं नवाज शरीफ साहब से कहना चाहता हूँ कि जब तक आप नहीं आते तो हमें इजाज़त दें कि हम पाकिस्तान को पहिए लगाकर दुबई ले आएँ या यूरोप ले जाएँ। मिलान ले आते हैं, वहाँ का पिज़्ज़ा भी आपको पसंद है, फैशन भी पसंद है, वहाँ मिलान इटली में आपको मिलवाते हैं। एक बात जनाब स्पीकर, ज़रा मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। जनाब स्पीकर, जब वो गए तो इमरान खान वज़ीर आज़म थे, इसके बाद इनके छोटे भाई शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने, अब बनवारुलाल काकड़ साहब हैं, नायली ख़त्म हो चुकी है, इसाक डार साहब, सलमान शहबाज वापस आ चुके हैं, VIP रिलीफ ले चुके हैं, शहबाज शरीफ एंड फैमिली TT स्कैंडल से बरी हो चुकी है और इनकी अपनी नायली ख़त्म हो चुकी है, मरियम नवाज कैप्टन सफदर एवन फील्ड से बरी हो चुके हैं। अब आ जाएं, किस बात का इंतज़ार है बकौल मरियम नवाज पाकिस्तानी इमाम खुमैनी को, वो दलेर हैं, वो नाडर हैं, वो बहादुर हैं, वो शेर हैं। अब तो मरियम नवाज ने काफ़ी का नया कप भी मुतारफ़ करा दिया है, अब तो आ जाएं नवाज शरीफ साहब। अच्छा, सही। और जनाब स्पीकर, आखिरी बात के अगर आ जाएं तो हमारी सेहतों पर क्या असर, और अगर ना आए तो हमारी सेहतों पर क्या असर। और इस आखिरी बात कि मुझे उम्मीद है कि जब वो आएंगे तो वो अटक जेल में जाएंगे और उनको वही सहूलियात मुयस्सर होंगी जो एक और साबिक वज़ीर आज़म को अटक जेल में मुयस्सर हैं। ख्वाजा आसिफ साहब के लिए शेर, तेरे वादे पे जिए तो हम ये झूठ जाना कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। सही, इसी शेर के साथ एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इसी मौजू पर मज़ीद बात करेंगे। आप साथ रहिए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। रीमा, आपसे एक बार फिर जानना चाहेंगे, ब्रेक से पहले भी आप बात करी थी इस पर, इसको अगर आप मज़ीद एक्सप्लेन कर सकें, सुप्रीम कोर्ट का जो रिव्यू और ऑर्डर्स एंड जजमेंट से मुतालिक फ़ैसला है उसको आप कैसे देखती हैं? मुबशर अभी भट्टी साहब कह रहे थे कि सब पता नहीं क्यों मर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को अपील का हक मिले। मेरा ख्याल है हम यही गलती करते हैं, जब भी कोई इंस्टीट्यूशनल चेंज रिफॉर्म की बात होती है हम उसको जोड़ देते हैं कि इस वक्त करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है, आज की खबर क्या है, और हम उसको सिर्फ उसी लेंस से, उसी पर्सपेक्टिव से देखते हैं। और इसलिए हमारे मुल्क में बेहतर कानून साजी नहीं हो सकती। इसलिए हम अदलिया से भी ऐसे फैसले देखते हैं क्योंकि सब बहुत शॉर्ट साइटेड होते हैं, इमीडिएट जो आपको रिजल्ट्स चाहिए होते हैं उसके लिहाज से ही देखते हैं। अब ये 184(3) में अपील के हक की बात पाकिस्तान में 10-15 साल से हो रही है, चाहे वो UN स्पेशल रैपरटोर हो, इंडिपेंडेंस ऑफ जजेस और लॉयर्स की, और आपकी बैनुल-अक़वामी तंजीमें हो जो जूरिस्ट की हैं, आपकी यहाँ पे बार काउंसिल्स, बार एसोसिएशंस, उनकी तरफ से भी मुतालबा है कि 184(3) जो है अब उससे इंसाफ जो है वो नहीं मिलता क्योंकि उसमें अपील का हक नहीं है। तो ये नवाज शरीफ साहब के बारे में नहीं है, ये उन सब लोगों के बारे में है जो इन द पास्ट, आजकल या इन द फ्यूचर 184(3) के तहत उनके खिलाफ फैसले आएंगे और वो अग्रीव्ड पार्टीज होंगी। तो पहले इसको हमें समझने की जरूरत है। दूसरी बात, अब आप मुझे बताइए कि अगर 184(3) के तहत आपके खिलाफ फैसला आता है, क्या आपको अपील का हक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एक बुनियादी सवाल है। कोई भी कॉमन सेंस रखने वाला, थोड़ा एक कॉन्शियस रखने वाला शहरी पाकिस्तान का यही कहेगा कि अपील का हक होना चाहिए। आप ICCPR देख लें, आप बैनुल-अक़वामी स्टैंडर्ड्स उठा के देख लें, वहां तो यही कहा गया है कि इस तरह के जो फार रीचिंग फैसले होते हैं उसमें एक और बॉडी रिव्यू कर सके और रिव्यू
रिव्यू का मतलब मीनिंगफुल रिव्यू, ऐसा नहीं जो पाकिस्तान में होता है कि अगर नया एविडेंस आए या एरर अपेरेंट हो, इतना ग्लेयरिंग एरर हो, सिर्फ तभी रिव्यू हो सके। तो मेरा ख्याल है ये एक ऐसा मुतालबा है जिसके पीछे कई सालों की एडवोकेसी है, जो सब सपोर्ट करते हैं। इसको नवाज शरीफ साहब के साथ जोड़ना ज्यादती है। और दूसरी बात, अगर आपको नवाज शरीफ साहब जितने भी बुरे लगते हैं, उनको भी एक फेयर प्रोसेस मिलना चाहिए। चाहे अब इमरान खान साहब को अगर सुप्रीम कोर्ट डिस्क्वालीफाई करती है, मैं तो तब भी कहूंगी कि उन्हें भी अपील का हक होना चाहिए। सो इसको पर्सन स्पेसिफिक ना करें, ये गलत तरीका होता है जजमेंट्स या कवानीन को देखने का। फाइनली इस जजमेंट पे बहुत बात की जा सकती है, लेकिन मेरे लिए सबसे तशवीश मुझे इस चीज़ की होती है कि सुप्रीम कोर्ट के जो 3 जजेस हैं, उन्होंने जो रीजनिंग इस्तेमाल की है कि उन्होंने आइन को किस तरह इंटरप्रेट किया है। कुछ तरीके होते हैं, जो डॉक्ट्रिन्स होती हैं, जो जजेस इस्तेमाल करते हैं आइन को की तशरीह करते वक्त। हमने देखा है कि ख़ास तौर पे इन 3 जजेस का, कि उसमें आपको नज़र आता है कि जो केस सामने हो उसके हवाले से वो एक फ़र्क तशरीह का जो तरीका है वो अपना लेते हैं। जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की पिछले साल जजमेंट आई, जिसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप पार्टी लाइन के खिलाफ वोट कास्ट करते हैं तो वोट गिना ही नहीं जाएगा, ये आइन में कहीं नहीं लिखा था। और सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी जजमेंट उनकी आई डिटेल, उसमें उन्होंने कहा हम फ्रेमर्स जो हैं उन्होंने क्या लिखा है क्या नहीं, उससे हम सिर्फ बाउंड नहीं हो सकते। आइन को पढ़ना ऐसे चाहिए कि वो बदलते वक्तों के साथ उसकी तशरीह भी मुख्तलिफ हो सकती है, उसको एक डायनामिक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। लेकिन और फिर उन्होंने कहा इसके अगर आइन में नहीं भी लिखा कि वोट डिस्कार्ड होगा, वोट डिस्कार्ड होना चाहिए। लेकिन इस बार उन्होंने बिल्कुल एक मुख्तलिफ डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा कि फ्रेमर्स क्या चाहते थे। हमने ये देखना है कि आइन लिखते वक्त क्या वो चाहते थे कि रिव्यू जो है उसको अपील की तरह या एक फार रीचिंग तरह से इंटरप्रेट किया जाए, क्योंकि हम एक तरह से बाउंड हैं कि फ्रेमर्स क्या चाहते थे। तो अब आप देख रहे हैं एक तरफ उन्होंने इसको अमेरिकन जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसमें कहा जाता है ओरिजिनलिज्म वर्सेस लिविंग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कि आप एज अ जज कॉन्स्टिट्यूशन की तशरीह किस तरह करेंगे। आप फ्रेमर्स देखेंगे वो क्या चाहते थे, या आप देखेंगे कि वक्त का क्या तकाजा है। और इस पे क्रिटिक भी होती है कि अगर आप वक्त के तकाजे को देख के जजेस जो हैं वो अपनी जजमेंट्स देंगे तो उसमें उनकी से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और एक तरह से वो आपकी जो पार्लियामेंट है उससे भी एक सुप्रा इंस्टीट्यूशन बन जाएंगे। आपकी जो ताकत है आइन की तशरीह करने में, वो जिसने आइन लिखा है उससे ज्यादा हो जाएगी। तो ये मुझे एक प्रॉब्लम लगती है, क्योंकि आउटकम जो भी हो आपको एक कंसिस्टेंसी नजर आनी चाहिए कि आपके जजेस फैसला किस तरह से कर रहे हैं। अगर वो केस देखते हैं, पहले डिसाइड कर देते हैं कि फैसला क्या आना है, फिर बैकवर्ड्स चलते हैं और रीजनिंग भी उस तरह तलाश करते हैं, ये तो एक प्रॉब्लमैटिक चीज है। और दूसरी बात जो मेरे लिए बहुत अहम है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमारे बनाए गए जो रूल्स हैं, जो 1980 में बनाए गए थे, वो पार्लियामेंट की जो लेजिस्लेशन है ऑर्डिनरी, उससे हायर पेडेस्टल पे है। इसकी कोई हमें रीजनिंग नहीं मिलती। मुबशर फैसले में सुप्रीम कोर्ट एक पुरानी जजमेंट को कोट करती है जो रेलेवेंट ही नहीं है। वो जजमेंट कहती है कि सुप्रीम कोर्ट अगर आइन के तहत रूल्स बनाती है, उन रूल्स की जो अहमियत है या अथॉरिटी है वो आम लेजिस्लेशन के तहत जो एग्जीक्यूटिव रूल्स बनाती है, फॉर एग्जांपल पेमरा के रूल्स बने हुए हैं, उससे ज्यादा है। ये कहीं उस पुरानी जजमेंट में, भिंडर जजमेंट में नहीं कहा गया कि रूल्स जो सुप्रीम कोर्ट बनाती है उसकी ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन से ज्यादा पेडेस्टल पे उसकी अहमियत है। तो ये मुझे नहीं समझ आई उन्होंने किस तरह ये बात कर दी। और ये एक बहुत, जैसे हमने कल भी बात की थी कि पार्लियामेंट की, जैसे भी हमारी पार्लियामेंट है यही है, उनकी जो इख्तियारात हैं उसको बहुत एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कमजोर किया है, ये कह के कि हमारे रूल्स ज्यादा अहम हैं। सो इस पे और को बात हो सकती है, लेकिन ये एक मेरी नजर में बहुत अफसोसनाक जजमेंट है रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से खास तौर पे। और आउटकम ऐसा है कि अब हम उसी सिचुएशन में हैं कि अग्रीव्ड पार्टीज के पास राइट टू अपील नहीं है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इसी मौजू पर मजीद बात करेंगे, आप साथ रहिए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में एक बार फिर खुशामदीद। साफ़ी साहब, नवाज शरीफ के साथ होने वाली ज़्यादतियों का अजाला आपके ख्याल में कैसे मुमकिन होगा? क्योंकि अगर नून लीगी रहनुमाओं के बयानात को देखा जाए तो लगता है कि अभी तक उनके हिसाब से तराजू के जो 2 पलड़े हैं वो बराबर नहीं हुए अभी तक।
नहीं, देखिए कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि अल्लाह ने आखिरत इसलिए बनाई हुई है और आखिरत में इसलिए हिसाब किताब होगा कि बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका अजाला इस दुनिया में मुमकिन ही नहीं है। अब मसलन अगर एक बंदे ने 100 कत्ल किए हो तो आप उनको 100 मरतबा तो कत्ल की सज़ा नहीं दे सकते, 1 मरतबा दे सकते हैं। तो अब मसलन ये है कि उनको इक़्तिदार से निकलवाया गया, अब उसका अजाला तो यही था ना कि वो आप दोबारा उसको उसी तरह जाके वज़ीर आज़म बना लेते, लेकिन हमारे सिस्टम में तो उस तरीके की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर ये कि उनको जेल में भी डाला गया और उनको सियासत से भी आउट किया गया। फिर ये कि आवाम को इलेक्शन के दौरान अपने मर्ज़ी का मुंतखब वज़ीर आज़म चुनने नहीं दिया गया, बल्कि वो सारी चीज़ें मैनेज की गई, उनको इलेक्शन में हिस्सा लेने से महरूम कर दिया गया। तो अब 2018 का इलेक्शन तो आप दोबारा नहीं करा सकते। और अजाला तो यही होगा कि अब इस वक्त जो गैर कानूनी काम हुए हैं उनके फ़ैसले से मुतालिक, और जिसमें अदालत को या मैनेज किया गया है या लॉ को वायलेट किया गया है, तो आप कानूनी रास्ते से, ज़ाहिरी बात है कि अदालत का फ़ैसला अदालत ही अनडू करेगी, लेकिन उसके लिए नवाज शरीफ साहब का आना ज़रूरी है। अब हम इस बात पे हैरान हैं और ये बात हमारी समझ से बालातर है कि माजी में नवाज शरीफ साहब ने बहुत बड़े बड़े रिस्क लिए हैं। और मसलन एक का तो एजाज सईद साहब ने हवाला दिया कि उस वक्त वो आए थे डिफेंस के लिए, लेकिन मैं जिस फैसले पे, और मैं कहता हूं कि शायद जिन लोगों ने उनके साथ ये किया है तो वो पता नहीं कि अल्लाह को उस चीज़ के लिए क्या मुंह दिखाएंगे कि जब उनकी अहलिया उधर बिस्तर मर्ग पे पड़ी हुई थी और वो उनको उस हालत में छोड़ के गिरफ्तारी देने के लिए इधर आ गए और मरियम साहबा भी आ गई। तो एक तरफ माजी में उन्होंने इतने मुश्किल फैसले किए हैं और फिर ये 1.5 साल में हम हैरान हैं कि वो इधर आके जेल जाने या अदालत में का सामना करने से वो क्यों मुसलसल गुरेज कर रहे हैं, ये हमें समझ नहीं आती। वक्त की कमी है, मैं चाहूँगा एजाज सईद साहब भी इसमें कुछ मुख्तसरन ऐड कर दें। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से पनामा जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, पनामा का मामला है, उसको सिर्फ एक बंदे के ख़िलाफ़ यानी कि नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया और हमने देखा कि किस तरीके से एक मॉनिटरिंग जज लगे जो तारीख़ में ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर हमने देखा कि किस तरीके से सज़ाएं दी गई और फिर उन जज साहिबान ने किस तरीके से बताया कि किस तरीके से वो ख़ुद दबाव में थे। ये बातें ये रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये जो बुनियादी मसला है, ये बुनियादी मसला ये नहीं है। बुनियादी मसला ये था कि वो जो सारा सिस्टम था, जो जज साहिबान थे या उस वक्त की जो अदलिया थी, वो बताया ये जाता था और दुरुस्त बताया जाता था। हम देखते भी थे, बतौर जर्नलिस्ट देखते थे कि उनके पीछे एक पूरा सिस्टम है जो सारे अदालती निज़ाम को भी रिपोर्टेडली हाईजैक किए हुए था एट दैट टाइम, और ये दुरुस्त बताया जाता था। ये हम देखते भी थे, इसकी बहुत सारे वाक़यात भी हुए, रिकॉर्ड के ऊपर भी आए। लेकिन अब मामला ये है कि वो जो सिस्टम है, क्या वो सिस्टम ख़त्म हो गया है? आंसर इज नो। अब सवाल ये पैदा होता है कि मियाँ साहब आ रहे हैं पाकिस्तान में वापस, क्या वो जो एक ब्रॉडर मामला था पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस का, पाकिस्तान में पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी का, क्या वो हल होने जा रहा है? ये अदलिया ने जो कुछ किया, अभी जो ऑर्डर आया, ये बेसिकली एक लार्जर डिबेट है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में अदलिया सुप्रीम है या कोई और इदारे सुप्रीम है, पाकिस्तान में पार्लियामेंट सुप्रीम है या कोई और इदारे सुप्रीम है। हमने देखा कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो टाइम टू टाइम अदलिया जो पार्लियामेंट है उसको कमज़ोर करती आई है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने ये भी देखा कि अदलिया भी एक इस्टेब्लिशमेंट के बिल्कुल बराबर का नहीं तो लेकिन उससे कम भी नहीं, पार्लियामेंट की तौहीन और पार्लियामेंट को कमज़ोर करती आई है। पार्लियामेंट विल ऑफ द पीपल को नुमाइंदगी करती है, पार्लियामेंट चारों सूबों की नुमाइंदगी करती है। 3 जज साहिबान उठते हैं, चारों सूबों की नुमाइंदगी नहीं करते,
सरकार से तनख्वाह ले रहे होते हैं और वो आके एक जजमेंट दे देते हैं और विल ऑफ द पीपल को साइड पे रख देते हैं और कहते हैं कि हमारे फलां जो रूल्स हैं उनके ऊपर आप कानून साजी नहीं कर सकते। तो मेरा ये ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आए, उनका आना जरूरी है। नो डाउट कि उनके साथ माजी में ज्यादती हुई है, और लेकिन अभी उनका आना बहुत जरूरी है। इरशाद भट्टी साहब, आप मुख्तसरन किस तरह कंक्लूड करेंगे इस तमाम डिस्कशन? पाकिस्तान और इंडिया में सबसे जनाब स्पीकर, अगर अब मैंने और अपने महबूब कायद पे बात की तो मुझे गर्मी दाने निकल आएंगे, जिसको पंजाबी में पित्त कहते हैं। तो लेकिन मैं 2-3 बातें करना चाहूँगा। एक, ब्रेडफोर्ड बरतानिया में पाकिस्तानी परचम कौंसल जनरल की इमारत से उतार कर एक PTI का परचम लहराया गया है। ये अफसोसनाक है। पाकिस्तान है तो हम हैं। ये झंडा सबसे सर बुलंद रहना चाहिए। इसके झंडे के बाद हमारे झंडे आते हैं। दूसरा, जनाब स्पीकर, जज हुमायूं दिलावर साहब के 2 हम शक्लों को बनाकर जिस तरह सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाएगी, मैं भी उनके फैसले पे तनकीद करता हूँ, मगर ये ना करें प्लीज़, अफसोसनाक। और तीसरा, हिना परवेज़ भट्ट के साथ जो बदतमीज़ी की गई, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से दरख्वास्त है प्लीज़ रिस्पेक्ट करें ख़वातीन की, उनके बच्चों की, उन लोगों की, सारे लोगों की। और बहुत पहले ही हम नफरत और तकसीम हो चुके हैं। तो जनाब स्पीकर, मेरा महबूब कायद को मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ, आई लव यू सर। भट्टी साहब, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बातें की हैं और यकीनी तौर पर ये एक अहम आपका नुक्ता है जो आपने रेज़ किया है। इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे, रीमा उमर साहिबा मौजूद थी, एजाज सैयद साहब मौजूद थे। आप चारों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।